जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया है तब से सिर्फ और सिर्फ उसके खौफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर जलालाबाद से सामने आई है। जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। खौफ की इन्हीं तस्वीरों में एक बात साफ दिखाई दी और वो ये है कि तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आहट है। तालिबान की राह आसान नहीं है। पहले उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने तालिबान को चुनौती दी और अब जनता भी खुलकर तालिबान के सामने है। जबरदस्त फायरिंग इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर की गई तालिबानियों के द्वारा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इन तस्वीरों से ये साफ है कि अफगानिस्तान की जनता तालिबान के साथ नहीं है। विरोध प्रदर्शन अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर किया गया आम नागरिकों के द्वारा। और जाहिर सी बात है, लगभग 4 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान में और 75,000 की संख्या है इन तालिबानियों की। अगर देश की जनता एकजुट हो जाए और ठान ले तो आसान नहीं है कि कोई भी संगठन या कोई भी तालिबानी उनके ऊपर शासन कर पाए, राज कर पाए। अफगानी नागरिक परेशान हैं। आप देख सकते हैं कैसे रो रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान की महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, जिस तरीके के कायदे कानून और नियम तालिबान बनाता है उससे कोई भी नागरिक खुश नहीं रह सकता है। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब जुड़ गए हैं। काटजू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें वहां के नागरिक जो हैं अफगानिस्तान के, वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, सालेह और अफगान की जनता इस बार तालिबान को सबक सिखाएगी या फिर तालिबान के खौफ के आगे सब झुक जाएंगे? देखिए, अभी ये प्रारंभिक दिन, इसमें कोई भी निर्णय करना जरा मुश्किल। हाँ, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं उससे लगता है कि जलालाबाद में प्रदर्शन हुआ है और अब अफगानिस्तान का जो ध्वज उठाया है लोगों ने, क्योंकि इस ध्वज से उनको लगाव है और वो ये दिखा रहे हैं कि आसानी से जो तालिबान का ध्वज है वो उनको स्वीकार नहीं। लेकिन अभी ये भी देखना है कि क्या जो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, क्या और शहरों में जाएगा, क्या ग्रामीण इलाकों में जाएगा? क्योंकि ऐसा लगता हो सकता है कि अभी जिस तीव्रता से तालिबान आगे बढ़े उससे जनता में एक बिल्कुल लोग स्तब्ध हो गए, शॉक हो, और हो सकता है कि अब निकलें आगे और कहें कि अगर तालिबान आए भी तो जिस तरह का तालिबान का 1990 में शासन था वो उनको स्वीकार नहीं। दूसरी चीज, अभी तक आप देखिए तालिबान ने काबुल में केंद्रीय हुकूमत का ऐलान नहीं किया। आज ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि तालिबान का एक फैक्शन जाके कारजाई साहब से, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से, जो कि ये एक तालिबान से बातचीत कर रहे थे, अफगानिस्तान की पूर्व सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व कर रहे, तो उनसे बातचीत हो रही। मुझे पूरा यकीन है कि जो महाशक्तियां हैं, रूस है, चीन है, अमेरिका भी, वो भी तालिबान से बातचीत कर रहा है। तो इस वक्त ये कहना कि आगे चल के कैसी हुकूमत होगी, क्या प्रणाली बनाएंगे, हाँ ये जरूर है कि तालिबान की एक मानसिकता है, वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आपने उदाहरण कुछ दिए हैं आज अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने किस प्रकार महिलाओं से कहा है कि टीवी पर अब वो नहीं आए, एंकर नहीं बने। तो ये खेल अभी कुछ दिन चलेगा, जद्दोजहद चलेगी, लेकिन आने वाले, पहले तो हमें ये देखना है कि केंद्रीय सरकार अफगानिस्तान का क्या रूप हो। और आप एक चीज नोटिस करिए, मैं तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, तालिबान जो है उनकी विचारधारा तो हमारे लिए तो जहर के बराबर, लेकिन ये एक चीज सही है कि वो जल्दी से आके उन्होंने शासन नहीं अपनाया, सरकार का गठन नहीं किया है, वो बातचीत कर रहे हैं। और 1996 में जिस प्रकार उन्होंने काबुल में आके एक दमन बिल्कुल मचा दिया था, वो भी अभी नहीं किया है। वो
वहां के पूर्व नेताओं से बात कर रहे हैं। बिल्कुल काटजू तो साहब, आप इससे जिन भी ये देशों का लगता है जिक्र कि कर रहे कुछ हैं, उनमें भी समस्या सोच है कि समस्या आगे यही है, कैसे चाहे चलना। रूस हो, चाहे टर्की हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, उन्होंने सरकार का खाका देखा नहीं और साथ देने की बात कर दी, दोस्ती की बात कर दी। मैं आऊंगी आपके पास काटजू साहब। काबुल में इस वक्त जो माहौल है वो बेहद भयावह है। हर तरफ डर, दहशत का खौफ नजर आ रहा है, तालिबान का जुल्म दिखाई दे रहा है। काबुल में जो लोग इस वक्त हैं वो बेहद डरे हुए हैं और इन्हीं डरे हुए लोगों में कुछ भारतीय भी हैं जो काबुल में फंस गए हैं और वो उनका परिवार उन्हें बचाने की गुहार काबुल की धरती से लगा रहे हैं भारतीय सरकार से। अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान के सत्ता में आने का मतलब क्या है। राजधानी काबुल से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी और तालिबान का कंट्रोल बता रहा है कितनी दहशत है। और ये दहशत सिर्फ अफगानियों में नहीं है बल्कि उन भारतीयों में भी है जो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्हें अब तक वहां से निकाला नहीं जा सका है। इन्हीं में से 2 भारतीयों ने एबीपी न्यूज के माध्यम से इस सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस निकाला जाए। इनमें से एक है कन्हैयालाल शर्मा, जो करीब 1 महीने पहले काबुल गए थे। हम लोग काबुल में फंसे हुए हैं, बाकी सब ठीक है। काबुल की स्थिति बहुत सिचुएशन ख़राब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिलहाल तो 2 आदमी बैठे हुए हैं और कोई बात नहीं है। कंपनी खाना पीना दे रही है लेकिन बाहर से निकलने का इजाज़त नहीं है। धमाका यहाँ होता रहता है एनी टाइम, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। काबुल में फंसे दूसरे भारतीय हैं हरि थापा। ये भी वापस भारत आना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है अभी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं इधर पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा जो है भारत सरकार से यही निवेदन है, भारत सरकार प्लस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो हमें यहाँ से जल्द निकाल के भारत में लेके जाए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लगातार वापस भारत लाया जा रहा है। अब तो एयरफोर्स ने भी अपने लोगों को वापस लाने का जिम्मा उठा लिया है। काबुल एयरपोर्ट पर जैसे हालात हैं, वहां जाना और वहां से लोगों को लेकर वापस आना बेहद मुश्किल और खतरनाक काम है। कन्हैयालाल शर्मा ने एक वीडियो मैसेज से अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी है। कन्हैया का परिवार भी भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। अभी जो है बोल रहे थे कि कंपनी का प्रेशर है और वहाँ के मालिक का प्रेशर है कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आप लोग को जो है जान माल की सुरक्षा नहीं हम लोग कर पाएंगे, हो सकता है आप लोग की क्षति हो सकती है। इसलिए उनको प्रेशर बना के, दबाव बना के अभी काम पे ले गए हैं लोग। और वो जो है आने के लिए बहुत व्याकुल हैं, लेकिन उनकी न सुनी जा रही है और उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे विवश होकर वो काम पे गए हैं और बहुत दुखित हैं और अपने देश को आना चाहते हैं। कन्हैयालाल शर्मा यूपी में गाजीपुर के रहने वाले हैं। कसीमाबाद के जयरामपुर गांव में उनके परिवार से मिलने एसडीएम पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कन्हैया को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। देहरादून के रहने वाले हरि थापा भी काबुल में फंसे हुए हैं। उनका परिवार भी सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगा रहा है। एबीपी न्यूज पर हरि थापा और उनकी पत्नी दोनों ने बातचीत की। वो तो सही बात है, सबके मन में एक डर सा लगा हुआ है, पर अभी इन लोगों ने जो है कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मेरा भारत सरकार से ये निवेदन है, जैसे हमने अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना जो नाम है MEE प्लस सिचुएशन रूम में रजिस्टर करवाया है। तो मेरे सरकार से यही निवेदन है, जब लिस्ट बनता है तो उस लिस्ट को जो है एयरपोर्ट के पास जो सेकेंड गेट है उस गेट में वो लिस्ट को भेज दे, ताकि उस लिस्ट में जो है हमारा नाम को देख के उसके बाद वो अंदर भेज दे। अगर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तो अगर एक बार हम अंदर चले गए, कोई भी फ्लाइट आएगा तो हम उसमें आसानी से बैठ के आ सकते हैं। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो जो भी लिस्ट बनाता है उसको जो है यहाँ पे जो सेकंड गेट है, जिसको अवे गेट कहते हैं, जिसमें US आर्मी बैठा हुआ है, उनके पास वो गेट को जरूर उस लिस्ट को वहाँ पे भेज दे। पति से तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी है अब हिम्मत से काम ले वो, और आगे तो भगवान ही है सबसे बड़े, उन्हीं के वही है बस रक्षा करने वाले। और सरकार से कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द कोशिश करे कि उन लोगों को सुरक्षित घर लाए, क्योंकि डर का माहौल तो बना ही है। ये तो मतलब पल पल क्षण क्षण एक पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए।
और इन लोगों को जिस तरह से एयरपोर्ट के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा, तो कैसे आएंगे? ये भी एक वो है ना, होटल में है वो, तो होटल के बाहर पूरे तालिबानी फैले हुए हैं। अब वो क्या है, कैसे, कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। नहिया और हरी थापा की तरह और भी कई भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सरकार द्वारा उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। चूंकि तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, इसलिए मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से सकुशल वापस भारत लाया जाएगा। पाकिस्तान ने उसे रिहा किया और वो फिर अफगानिस्तान जाकर तालिबान में शामिल हो गया है। हमारे साथ विवेक काटजू साहब लगातार बने हुए हैं। काटजू साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा था कि स्वतंत्र हो गया तालिबान जो जंग लड़ रहा था, तो ये कुछ ऐसा नहीं किया है पाकिस्तान ने जिस पर हैरानी हो हिंदुस्तान को। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब सचेत रहने का समय जरूर है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए सचेत रहने का समय है और हिंदुस्तान को अपने जो सामरिक हित हैं, अपने पश्चिमी पड़ोस में, पूर्ण पश्चिमी पड़ोस में, उनकी तरफ ध्यान देना। तालिबान का विषय जो है वो हमारी विदेश और सामरिक नीति से संबंधित। हमें, मेरा तो ये मानना रहा है कि क्या हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ये शायद बात कड़वी, हमें तालिबान से बातचीत करनी ही पड़ेगी। अगर उनकी सरकार बनी और अफगानिस्तान हमारे लिए सामरिक महत्व रखता है, तो वहां की सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काटजू साहब। अफगानिस्तान भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है और इसीलिए बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं। वडाला से सीएसटी के बीच लोकल ट्रेन सेवा ठप हो गई है। तो मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और तकनीकी खराबी के चलते वडाला सीएसटी के बीच ये लोकल ठप हुई है। ये जानकारी तमाम उन लोगों के लिए बहुत अहम हो जाती है जो दफ्तर खत्म करने के बाद इस रूट पर लोकल की सेवाएं लेंगे। पुणे के रहने वाले डॉक्टर पराग रबड़े काबुल में कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तालिबान के चंगुल से निकलकर वो अपने वतन लौटे हैं। डॉक्टर पराग रबड़े तालिबान की दहशत के गवाह रहे हैं। उन्हीं की जुबानी समझते हैं तालिबान के आतंक की कहानी को। मेरे साथ जो पराग रबड़े बैठे हैं वो कुछ ही देर पहले अफगानिस्तान से लौटे हैं। वहां पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से अफगानी छात्रों के लिए जो शिक्षा का उपक्रम चलाया जाता है, उसके लिए पिछले 7.5-8 सालों से वो वहां पर काम कर रहे थे। सर, सोमवार की सुबह आपकी काबुल एयरपोर्ट पर बीती, वो कैसी थी? बोला जाए तो ऐसे नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छा वातावरण था। वातावरण काफ़ी ख़राब हो चुका था, क्योंकि रविवार के दोपहर के बाद जब सत्ता पालट हो गया था तो लोगों में काफ़ी घबराहट हो चुकी थी और लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या करें। और उसी हालात में लोगों का पहला मानना था कि एयरपोर्ट पे जाके जो भी हवाई जहाज़ मिले उससे यहाँ से निकल जाए। इस हिसाब से मैंने भी मेरा सोमवार का यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था, टिकट लिया था। पर जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचा तो दृश्य पूरा दहलाने वाला था। लोग हज़ारों की तादाद पे टारमैक के ऊपर खड़े थे। कुछ लोग इतने पैनिक हो चुके थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। कुछ लोगों ने विमान के पंखे को पकड़ने की कोशिश की और उनमें उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। सर, पिछले कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी, जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा था काबुल की दिशा में, कि कुछ ही दिनों में या फिर 1-1.5 महीने में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सत्ता हथिया लेगा। लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा इसका किसी को अनुमान नहीं था। शायद वहाँ पे जो लोग थे आप जैसे, उनको भी नहीं था। तो ये अचानक हुआ, तो इसकी पहले कोई भनक नहीं लगी। जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के अशरफ गनी, वो खुद पहले बाहर चले गए, उसकी वजह से ये अफरा तफरी फैली। ये बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि वो भाग गए इसके लिए अफरा तफरी हुई। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ते गए वो किसी ने अनुमान नहीं किया था। सब लोग यही सोच में थे कि 1-2 महीना 3 महीने तक काबुल हाथ से नहीं जाएगा। सर, आप जब वहां पर गए थे 7.5-8 साल पहले, तब वहां पे तालिबान नहीं था। लेकिन तालिबान का राज कैसा था ये हमने सबने देखा है। तो आप जब वहां पे गए तो आपको उसमें क्या बदलाव वहां पर दिखा, और अब जो फिर से तालिबान वहां पे सत्ता में आ रहा है, आ गया है, तो आप क्या सोचते हैं? उस वक्त शायद सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे, बाकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन आज के दौर में अगर देखो तो हालात काफ़ी बदल चुके हैं।
इस बार ऐसा कहना भी ये नहीं मुमकिन नहीं होगा कि हालात फिर से ख़राब हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी कहना ये नहीं ईजी नहीं होगा कि हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। हाँ, इस्लामिक देश होने के कारण थोड़े से रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूर बने रहेंगे, लेकिन मेरे 7-8 साल के करियर में मैंने ये देखा कि लड़कियों को काफ़ी नंबर्स बढ़ गए थे एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न। उनके शिक्षा लेने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा थी, उनको उस तरफ से घर से सपोर्ट भी मिल रहा था और वो तरक्की भी कर रही थी। हाँ, ये सवाल अभी रहेगा कि इनके आने के बाद अब आगे क्या हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर रबड़े पुणे लौट आए और उनके परिवार के साथ है। कैमरामैन अमोल गवाले के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज, पुणे। तो आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर रबड़े ये बता रहे थे कि वहां महिलाएं जो हैं वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही थी और बहुत दिलचस्पी दिखा रही थी। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में कई अफगानी परिवार रहते हैं। फरोजा का परिवार 2017 में भारत आया था, लेकिन फरोजा के भाई, बहन और माँ अभी भी काबुल में हैं। फरोजा ने घर वालों से फोन पर बात की तो सब रोने लगे, ये कहते हुए कि तालिबान जान ले लेगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिनव गोयल ने फरोजा से बातचीत की है, आप भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ फरोजान का परिवार है जो साल 2017 में अफगानिस्तान छोड़कर भारत आया। फरोजान, क्या वजह रही कि आपको अपना वतन छोड़ना पड़ा? हमारा वतन में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम थी, अख्तार मिल रही थी, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, मेरा बच्चा बहुत प्रॉब्लम में था, इसलिए हम लोग घर सामान सब चीज़ बेच दिया, हम लोग इंडिया में आया। अभी आपके परिवार में अफगानिस्तान में कौन कौन लोग रहते हैं? अभी मैं तो वहाँ से आया, मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन मेरे परिवार वहाँ पर है, बहुत गम है मेरे को। मेरे मम्मी, एक पापा नहीं है, मेरा मम्मी है, मेरा 3 ब्रदर है और मेरे एक सिस्टर है। अभी वो बहुत प्रॉब्लम में, अभी मेरे सिस्टर रो रो के मेरे को बार बार कॉल कर रहा है कि मेरे को प्लीज़ यहाँ से निकाल दो। महिलाओं के साथ तालिबान किस तरह का बर्ताव कर रहा है? महिलाओं तो बाहर, लेडीज़ लोग बाहर निकल सकते ही नहीं डर के मारे में। जैसे उन लोग बाथरूम तक नहीं, हौली में बाथरूम तक नहीं जा सकता, क्योंकि कोई गोली आएगा, कोई कुछ भी आएगा, बहुत उनको डर है। इसलिए उन लोग घर के बाहर तो रोड पे जा ही नहीं सकते। पहली बार आपकी अपनी बहन से बात हुई तो क्या बात हुई आपकी? मेरे बहन से बात हुए थे, मेरे को बोल रहे थे कि मैं क्या करूँ, अभी मैं ना कोई हेल्प नहीं हुआ। उन लोग एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट में फायरिंग हो गया है और कुछ हेल्प नहीं मिला उनको। अपने वतन आप लौटना चाहेंगे जब स्थिति अच्छी हो जाएगी? अभी तो तालिबान आ गया है, अपना वतन याद आता है? वतन तो बहुत याद आता है, वतन बहुत याद आता है, क्योंकि अभी तो हम लोग तालिबान आ गया, जिस हालत में मर जाएगा, जिधर भी होगा अफगानिस्तान से बाहर होना चाहिए, क्योंकि उन खुद कवर में नहीं है, झूले के बच्चे में झूल रहे हैं और कभी जेम में जाता है, ये से बच्चों वाला खुद बच्चा है, लेकिन ऐसे कैसे लोग को अफगानिस्तान का बच्चे को कवर करेगा और लेडीज़ को कवर करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हमको यकीन नहीं है। जब तालिबान हो गया ना, मेरे सिस्टर, अभी सिस्टर को जैसे हालात होगा, मैं किसी से, आपसे टीवी से रिक्वेस्ट होगा, मेरे सिस्टर को प्लीज़ निकाल दो अफगानिस्तान से। अभी तालिबान कह रहा है कि हम वहाँ पे जो है खून खराबा नहीं करेंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि वो उस तरह से महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम काम करने की, अपने अंदर में आज़ादी देंगे, उस तरह से खून खराबा नहीं करेंगे? अभी नहीं, बिल्कुल गलत है भाईजान, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोग बोला था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। उन लोग अभी ऐसे काम पे बिजी है, लेकिन अभी जब अपनी कुर्सी में बैठेगा, ये कभी सीधा नहीं होता। जो ठेर पेरा होता है वो कभी सीधा नहीं होता, वो सीधा नहीं होता, क्योंकि उनका कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं है उसका दिमाग में, वो कैसे अफगानिस्तान को चला सकता है। जैसे हालात में होगा, जो भी होगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी और भाई का बहुत टेंशन है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये मेरे भाई कॉल किया था अभी। हेलो, अभी अब चीज़ का आप देखा तुराइल पुना। हेलो अब्दुल जी, मैं अभिनव बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से। सलाम अलैकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आप अभी कहाँ पर हैं सर? अभी मैं कैंप में हूँ, कैंप में, टीपीजी में। कैंप में हैं, तो अभी वहाँ पे स्थिति कैसे है? आपकी बहन सुरक्षित है यहाँ पे? फिरोजान जी, वहाँ पे कैसी स्थिति है अभी? वहाँ पे इधर हम लोग अमेरिका का साथ काम करेगा, अमेरिका का साथ काम करेंगे।
तो अभी आपको डर है, चेकिंग हो रही है वहाँ पे तालिबान से? भाग जाएगा। अभी वहाँ पे क्या स्थिति है, आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं, इधर सुरक्षित नहीं है, इधर दरवाजा सब ओपन है, अगर तालिबान आएगा सब लोग को मार डालेगा। फिरोजान और फिरोजान के जो भाई अब्दुल हैं उनसे भी बातचीत की और अब्दुल ने हम लोग को अभी बताया कि अभी वो काबुल में है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। तालिबान घर घर जाके चेकिंग कर रहा है और अब्दुल को खतरा है कि अगर तालिबान आएगा तो उसकी जान चली जाएगी, उसको वो दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो फरोज़ा को आपने सुना, उनके जो रिश्तेदार हैं वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर रह रही हैं, तो स्थिति बेहद विकट है। अगली खबर का हम रुख करेंगे और अगली खबर आईएनएस विक्रांत से जुड़ी हुई। आईएनएस विक्रांत 5 दिन के सफल सी ट्रायल के बाद हाल ही में कोच्चि हार्बर वापस लौट आया है। आखिर क्यों जरूरत है भारत को विक्रांत की और किस तरह विक्रांत देश की समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा करने जा रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज खुद पहुंचा विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत के डेक से नीरज राजपूत की ये खास रिपोर्ट देखिए। समंदर में भारत की तरफ आंख उठाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आने वाला है आईएनएस विक्रांत। वो आईएनएस विक्रांत जो दुश्मनों को परास्त करके ही दम लेता है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास कराया और सख्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान आईएनएस विक्रांत का भी जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। देश के दक्षिणी छोर पर केरल के कोच्चि हार्बर से अरब सागर की तरफ बढ़ते भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। अरब सागर में पूरे 5 दिन तक स्वदेशी विक्रांत पर सफल समुद्री परीक्षण किए गए। अब विक्रांत पर तैनात होने वाले फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने की तैयारी चल रही है और ऐसा करते ही इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएसी विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। दरअसल किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको नौसेना की जो है वो ताकत का प्रतीक होता है। ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। डिज़ाइन भी इंडिया में बना है, इसकी टायर मैन्युफैक्चर भी यहीं हुई है, 76% इंडिजिनस है। तो इससे जो हमारा जो पावर है वो सिर्फ नेवल पावर नहीं बढ़ती, बट ये बाकी देशों को अंदाज़ा पता चलता है कि हमारे पास ये क्षमता है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ डिज़ाइन करने में और बनाने में। जय मां सम युद्धि स्पर्धा, ये है आदर्श वाक्य भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई मुझसे लड़ने के लिए आता है तो मैं उसे परास्त करके रहूँगा। और परास्त किस तरह से विक्रांत करेगा, क्योंकि किसी भी देश की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक युद्धपोत। और जो विमान वाहक युद्धपोत होता है उसकी जो ताकत होती है उसके ऊपर जो तैनात होते हैं जो एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स जो होते हैं, इसकी जो रेंज होगी इस एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यही वजह है कि अगर कोई दुश्मन का कोई भी युद्धपोत सबमरीन इसके आसपास आने की कोशिश करता है, वॉरशिप आने की कोशिश करता है, तो वो जो है इसके जरिए जो है ये परास्त कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो यानी आदर्श वाक्य है जयेम सम युद्धि स्पर्धा। ऋग्वेद से ली गई सूक्ति का अर्थ है कि अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर ही नामकरण किया गया है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय में एक अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत आज जो हम जहाज इस अवतार में जो देख रहे हैं, इसकी नींव पड़ी थी लगभग 80 के एंड में। जब बेसिक डिज़ाइन इसका तैयार हुआ, उसके बाद सन 97 तक जब पुराना जो विक्रांत है जब वो डीकमीशन हुआ, तो उसके बाद कारगिल हुआ, तो तब तक हमारे कुछ डिज़ाइंस रेडी थे और तभी CCS का सैंक्शन मिला 2002-03 में कि हमें
IAC तैयार करना चाहिए। भारतीय नौसेना को INS विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि LAC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त जरूरत है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का निर्माण भारत के लिए ऐतिहासिक और गर्व करने वाला पल है। अगर आप देखेंगे जो एयरबेस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वो प्लेन होते हैं, लेकिन भारत का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, इसमें स्कीइंग करके जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा ये फ्लाइंग डेक है। इस वक्त हम ABP न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है और ये देखेंगे तो इतना बड़ा ये 262 मीटर लंबा और करीब करीब 60-62 मीटर लंबा चौड़ा है, ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर सब में एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो लाइन से लगे होंगे। माना जा रहा है अगले साल यानी कि जब देश अपनी 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है वो मनाएगा, तब ये भारत की नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। कैमरामैन आदर्श कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, IAC विक्रांत, कोची। टोक्यो ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को PM मोदी की ये मुलाकात शायद कभी ना भूलने वाली मुलाकात होगी, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनका होस्ट देश का PM हो। शुरुआत हुई भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा से। नीरज ने उन्हें अपना वो भाला दिया जिससे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही सुनिए। इस पर तुम्हारा साइन है? हाँ। थोड़ा सा ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? इसके बाद वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू आई। अब आपका पीठ का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट। अच्छा। आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया आए। थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीतने वाली PV सिंधु आई। उन्होंने भी अपना बैडमिंटन PM मोदी को दिया। PM ने उनसे भी वही कहा जो उन्होंने नीरज चोपड़ा से कहा था। इसी से ओलंपिक्स के लिए तो ये मैं ऑक्शन करूंगा। ऐसा ही बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना से भी PM मोदी ने कहा जब उन्होंने अपने बॉक्सिंग ग्लव्स PM मोदी को भेंट में दिए। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करूँ। 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली टीम ने भी एक हॉकी स्टिक PM को भेंट में दी। PM मोदी ने खिलाड़ियों से मिली भेंट का ऑक्शन करने को इसलिए कहा क्योंकि इससे मिलने वाले पैसे का वो इस्तेमाल खेल और खिलाड़ियों के लिए करना चाहते हैं। मैं इसका ऑक्शन करता हूँ और मैं सबसे आग्रह करूँगा जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए। इसके बाद शुरू हुई PM मोदी और खिलाड़ियों के बीच बातचीत। नीरज चोपड़ा से जो बात हुई वो शुरू हुई उनके भाला फेंकने से और पहुंच गई उनकी मां के हाथों से बने चूरमे तक। चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है तालिबान। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, काबुल में हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल का अपडेट यह है कि तालिबान पूरी कोशिश में लगा हुआ है सरकार बनाने की। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।